हेलो एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस लाने के लिए, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपनों के बीच में शेयर करिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की वेबिनार के जो हमारे स्पीकर है मिस्टर मिलाप मदलानी जी, शिक्षा में उन्होंने एमबीए किया हुआ है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे। हाल अभी वो जो है एचएसबीसी के एएमसी के वाइस प्रेसिडेंट है। एएमसी का मतलब होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड को एएमसी के फंड मैनेजर द्वारा स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में शेयर खरीद कर एसेट्स बनाया जाता है। उन शेयर्स के प्राइस से एनएवी का कैलकुलेशन होता है। एनएवी का मतलब है कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट में हमें जो एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलते हैं, उस एनएवी के उतार चढ़ाव से ही हमारा जो है फंड का ग्रोथ होता है। निवेश किया हुआ फंड ग्रो करता है, जिससे कि हमारा एनएवी जितनी स्ट्रांग बनती है उतना ही हमारा यूनिट्स का कैलकुलेशन होने से हमें ग्रोथ मिलता है। एएमसी का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और सेबी के गाइडलाइन से इसे कंट्रोल किया जाता है। मिस्टर मिलाप मदलानी आज म्यूचुअल फंड में कब निवेश करना है, अब उसके बजट और किस अनुशासन से निवेश करना है, उन सभी सवालों के जवाब देंगे। म्यूचुअल फंड हमारे देश में अभी सिर्फ 15% लोग ही निवेश कर रहे हैं, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात 75% से भी ज़्यादा है। 1980 से लगाकर लॉन्ग टर्म में हर फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, और फंड कभी भी नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं किया है। किसी भी फंड ने कोई भी वक्त पर नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं किया है। आप सभी की ओर से मिलाप मदलानी जी सर से मैं पहला सवाल पूछूंगा कि म्यूचुअल फंड जो है हमें कब करना चाहिए, म्यूचुअल फंड से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और इस बारे में हमें बताएं। Like to be thankful to every one of you who has taken out a precious time and joined this webinar for this immense valuable session. Let me take you through कि SIP सही क्यों है, किस तरीके से हम लोग SIP के द्वारा बहुत अच्छा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग SIP को हमारी एक हैबिट बना सकते। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि SIP एक ऐसा जरिया है जो आपके हर एक फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। SIP एक ऐसा जरिया है जो ना ही खाली आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है, लेकिन दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की कंपैरिजन में आपको काफी हद तक फायदा भी करवा सकता। हमें यह समझना है कि एक SIP को अगर हम लोग अच्छे से SIP का एक अच्छे से बेनिफिट लेना चाहते हैं, then what should we do so that we can accomplish our short term goal as well as long term goal। मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग एज ए इन्वेस्टर काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स करते तो है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स के साथ वी शुड अटैच आवर फाइनेंशियल गोल्स। अगर हमने हमारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत अच्छे से SIP के साथ अटैच किए हो, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एक सफल फाइनेंशियल गोल्स पूरा कर सकते। एक छोटी ही सही, लेकिन जब भी किसी के घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो रिकमेंडेशन ये है कि एक SIP जरूर शुरू होनी चाहिए। एक छोटी ही सही, लेकिन जब भी किसी के घर में एक शादी होती है तो एक SIP जरूर शुरू करनी चाहिए। एक छोटी सी ही सही, लेकिन अगर किसी ने नया नया जॉब या नया नया काम शुरू किया हो तो एक SIP जरूर शुरू होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जब भी SIP आप लंबे समय के लिए छोटी सी अमाउंट से भी शुरू करते हैं तो आपको वो कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। हम लोग आने वाले समय में ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से SIP एक मैजिक क्रिएट कर, किस तरीके से SIP आपको एक बहुत ही बड़ी रकम छोटी छोटी रकम जमा करने पर भी दे। लोग अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए SIP करते हैं। किसी का गोल हो सकता है कि उसके बच्चे का एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। किसी का गोल हो सकता है कि उसके बच्चे की शादी कोई अपने रिटायरमेंट के लिए शायद करना चाहता हो, या किसी का ये ड्रीम हो कि वो
वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, एसआईपी ये आपके सारे फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। एसआईपी को शुरू करने के लिए आपको कुछ थंब रूल्स याद रखने पड़ते। ये जो थंब रूल्स है, अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ही एसआईपी जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता। पहला थंब रूल ये है, जब लोग एसआईपी शुरू करें तो वो कभी भी मार्केट की वॉलेटिलिटी को ना दे, बिकॉज मार्केट में जो उतार चढ़ाव है वही एसआईपी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। कैसे, वो मैं आने वाली स्लाइड पे आपको समझाऊंगा। दूसरा थंब रूल ये है, जिस तरीके से आपके सैलरी में, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलता है, आप बिजनेस को एक्सपांड करते, बड़ा करते, सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस मिलता है, उसी तरीके से हर साल एसआईपी में भी हमें बोनस डालना चाहिए। यानी कि एसआईपी हमें हर साल इंक्रीज करनी चाहिए। वो हमें सेविंग्स की आदत लगाता है, प्लस हमें सक्सेसफुली अपना फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने में बहुत मदद करता है और हमारा फाइनेंशियल गोल्स जल्दी से जल्दी पूरा हो। ये भी कैसे होगा उसके बारे में भी मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। और तीसरा रूल बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज ये तीसरे रूल में 3 गोल्डन रूल, इट इज 3x3। कैसे? सबसे पहला, अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो जिस दिन आपको एसआईपी शुरू करने का ख्याल आया उसी दिन शुरू कर दीजिए, इन्वेस्ट अर्ली। दूसरा, अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस चालू रखिए और रेगुलर रखिए, कभी उसको बंद ना करें जब तक फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं हो। तीसरा, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए की। ये तीनों गोल्डन रूल आपको बहुत हेल्प कर सकते। आज हम लोग ये सारे थंब रूल्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से एसआईपी हमें अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दे सकता है, किस तरीके से एसआईपी हमारे सारे फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। एसआईपी के कुछ खास बेनिफिट मैंने यहां पे स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रखे। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, नो नीड फॉर मार्केट टाइमिंग, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स, इन्फ्लेशन को बीट करे और एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन जो है वो हम में पैदा करे। मिलाप मदलानी जी, आपने काफ़ी विस्तार से म्यूचुअल फंड में कब निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, किस अनुशासन के द्वारा हम ग्रोथ को जल्द से जल्द पा सकते हैं। मदलानी सर, मिस्टर मिलाप मदलानी सर से मेरा एक दूसरा सवाल है कि किस उम्र से हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और कैसे हमें गोल को अचीव करने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, इसके ऊपर आप आपका अनुभव हमें शेयर करें। स्टार्ट योर एसआईपी इमीडिएटली। उसका कारण यह है कि जितना एसआईपी आप जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा। जितना लंबा समय आप एसआईपी को देंगे उतना ही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर। इट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक इन्वेस्टर मंथली एसआईपी 1000 की इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू कर रहा है और वो 20 साल के लिए ये एसआईपी कंटिन्यू रखता है। उसने ये 20 साल में धीरे धीरे करके खाली 2,40,000 रुपये ही डाले हैं, लेकिन उसके सामने उसने 13.27 लाख रुपीस का कॉर्पस जमा किया है। सोचिए, छोटी सी एसआईपी 1000 की, उससे 13 से 14 लाख रुपए का रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर ये इन्वेस्टर 20 साल में इतना, आप ये सोच रहे आज मेरी बात सुन के कि ये तो म्यूचुअल फंड से है तो इसलिए ये ऐसी सलाह दे रहा है तो मैं तो समय आने पे शुरू करूंगा। तो मैं आपसे एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर आप एसआईपी शुरू करने में डिले करते हैं यानी देरी करते हैं तो वो कितना बड़ा भारी नुकसान आपको झेलना पड़ता है, बताता हूं मैं। अब यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया है मैंने। एक 25 साल का इन्वेस्टर है जिसको हर महीने 2044 रुपीज अगर वो इन्वेस्ट करना शुरू करे, 25 साल का इन्वेस्टर, तो वो रिटायरमेंट पे 3 करोड़ का कॉर्पस जमा कर सकता है। अगर हम लोग 15% यहां पे CAGR ग्रोथ रेट एज्यूम
कर रहे हैं तो कितना जमा कर सकता है? 3 करोड़ अपने रिटायरमेंट के लिए। लेकिन क्योंकि अभी वो 25 साल का है, बहुत यंग है, इसलिए उसको लग रहा है कि ठीक है यार, मेरे पास तो बहुत समय पड़ा है, मैं क्यों इतनी जल्दी कर रहा हूं। इसलिए वो आराम से दूसरे खर्चों के पीछे पैसा स्पेंड कर रहा है। लेकिन 2044 रुपया, जो बहुत ही सामान्य सी रकम है हर महीने करने के लिए, वो नहीं कर रहा है। 5 साल के बाद अचानक उसको रियलाइजेशन होता है कि यार रिटायरमेंट के लिए तो जमा करना चाहिए। आफ्टर 5 years he will have to shell out double, almost 4,333 rupees। अगर वो और 5 साल डिले करे, यानी कि वो 35 साल का हो तब वो शुरू करे, तो उसको 9,200 हर महीने करना पड़ेगा। जहां पे वो 2,000 कर रहा था, उसकी जगह 9,200 10 साल के बाद। और अगर वो 40 साल का हो गया, जब इस एज पे लोगों को ज्यादा ख्याल आता है रिटायरमेंट का, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए खाली 20 साल का ही समय है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उनको लगता है कि अब मेरा रिटायरमेंट कहां पर जाएगा। लेकिन तब जब वो शुरू करते हैं तो 3 करोड़ जमा करने के लिए 20,000 हो चुके हैं, यानी 10 टाइम्स। 15 साल में 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो 25 साल पे आप 2,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो, तो 25 साल की एज पे ही क्यों ना शुरू किया जाए, क्यों जल्दी ही शुरू ना किया जाए, और क्यों इसका कंपाउंडिंग बेनिफिट ना उठाया जाए। अब मैं आपको एक दूसरा जादू दिखाता हूं। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि आज मैं 25 या 30 साल का हूं, लेकिन आप 3 करोड़ बोल रहे हो, वो 3 करोड़ मेरे रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। एग्रीड, आप 25 साल के हैं, आपको 2,000 सेविंग करनी है, लेकिन 3 करोड़ आपके लिए वैल्यू नहीं रखेगा 60 साल की एज पे, मैं एग्री करता हूं। लेकिन 15 करोड़ जरूर रखेगा। 15 करोड़ के लिए आपको 10,220 रुपए की एसआईपी आज शुरू करनी है। अगर आपने डिले कर दिया तो याद रखिए, ये हर 5 साल पे ये एसआईपी ऑलमोस्ट डबल, फिर 4 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 16 टाइम्स ऐसे डबल होती जाएगी। तो बेटर है कि इसको आज ही शुरू करें, आज ही ये डिसाइड करें कि एसआईपी जो है वो किस तरीके से मैं बहुत डिसिप्लिन से मेंटेन कर सकता हूं, और किस तरीके से मेरे फाइनेंशियल गोल्स के साथ अटैच कर सकता। इतना ही नहीं, ये याद रखिएगा कि वेन एवर यू डू एसआईपी, जब भी आपको एसआईपी करने का मन करे तो ऐसे ही एसआईपी शुरू मत कीजिए। एक टारगेट रखिए दिमाग में कि मैं इतना पैसा जरूर जमा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर एज पे, ये पर्टिकुलर ईयर में मुझे इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। अगर आप ये टारगेट करके चल रहे हैं तो ही आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रूपी की वैल्यू को नीचे ले जाता है। शायद आज आपने सोचा हो कि आज मेरे महीने का खर्चा 30,000 रुपया है घर का, तो यार आज से 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डबल हो जाएगा, यानी 30,000 का 60,000 हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आज आपको घर का खर्चा 30,000 लग रहा है, देन आफ्टर 20 years it would be approximately 1,16,000 per month, even if we consider the 7% inflation year on year average। अगर हम लोग 7% इन्फ्लेशन लेकर चले तो अगले 20 साल में आपको हर महीने 1,16,000 रुपीज। आपने उदाहरण के साथ म्यूचुअल फंड में एसआईपी किस उम्र से करने से हम किस तरह से गोल को अचीव कर सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। और टॉपअप के साथ कितना जल्द हम अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, फिर चाहे वो 3 करोड़ का हो या 15 करोड़ का कॉर्पस करना हो, हम जल्द से जल्द कर सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल आज के लिए ये रहेगा कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के वक्त हमें क्या करना चाहिए और कैसे रिस्क को मैनेज करना चाहिए। आपके काम की चीज बताने जा रहा हूं। रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है पहले ये समझाता हूं। रोलिंग रिटर्न का मतलब है कि एक तारीख से लेकर दूसरी तारीख, कोई भी तारीख पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज 24 जून है, 24 जून 2023 से लेकर 23 जून 2024, एक साल का समय, कोई भी तारीख के बीच का जो समय है और उसमें जो रिटर्न्स जनरेट होता है उसको रोलिंग रिटर्न बोला जाता है। यहां पर मैंने 1979 से लेकर अब तक का रोलिंग रिटर्न बताया है सेंसेक्स का। यहां पर मैंने ये दिखाया है कि 3 साल का रोलिंग रिटर्न, 5 साल का रोलिंग रिटर्न, 7 साल का रोलिंग रिटर्न, 10 साल का रोलिंग रिटर्न और 15 साल का रोलिंग रिटर्न जो मिला, जो सेंसेक्स ने दिया, उसमें कितनी सेफ्टी थी, कितना पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट पीरियड था, यानी
कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिसको पॉजिटिव रिटर्न्स मिला, कितने प्रतिशत टाइम्स ऐसा हुआ कि जहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स मिला। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई 15 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, कोई भी 15 साल पकड़ लीजिए, कोई भी 2 डेट पकड़ लीजिए 1979 से लेकर, यानी 1979 जून से पकड़िए आप अगले 15 साल, या 1980 जनवरी से पकड़िए आप अगले 15 साल, या 1993 से पकड़िए आप अगले 15 साल, कोई भी 15 साल पकड़ लीजिए। कोई भी व्यक्ति ने जब 15 साल इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी में, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं है, एक भी नहीं, जहां पर किसी को भी नेगेटिव रिटर्न मिला, एक भी नहीं। ऊपर से एवरेज जो रिटर्न्स आया वो आया 14.66% का। सोचिए दोस्तों, इफ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, इफ यू आर गोइंग फॉर 10 years, 15 years और मे बी 7 years, आई एम श्योर ये मैसेज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इक्विटी मार्केट हमें बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न देता है। धन्यवाद मिस्टर मिलाप मदलानी सर, आपने रोलिंग रिटर्न के द्वारा शेयर मार्केट का अनुभव जो हमें शेयर किया है वो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया कि रिस्क को तो हर धंधे में है, नौकरी में भी है, धंधे में भी है, मगर म्यूचुअल फंड ने पिछले रिकॉर्ड से ये साफ कर दिया है कि रिस्क है तो मुनाफा है, रिटर्न है। तो मेरा अभी अगला सवाल जो है आप सभी की ओर से रहेगा मिलाप सर से कि मार्केट वॉलेटाइल हो, उतार चढ़ाव काफ़ी हो, तब हमें एसआईपी रोक देनी चाहिए या कंटिन्यू करनी चाहिए। बात करते हैं कि क्या एसआईपी को बीच में डिसकंटिन्यू करना चाहिए जब मार्केट की हालत खराब हो या मार्केट बहुत ही ऊपर हो, तो क्या एसआईपी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। मैं आपको ये बात खाली वर्बली नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने 10,000 की एसआईपी इक्विटी फंड में शुरू की थी सितंबर 2013 में। एंड ऑब्वियसली जब मार्केट की हालत अगस्त 2015 से लेकर मार्च 2016 के बीच में खराब थी, तो मिस्टर बी जो 10,000 की एसआईपी कर रहे थे उसने डिसाइड किया कि वो एसआईपी स्टॉप कर देंगे, बट मिस्टर ए ने कंटिन्यू रखी। अब डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। मार्केट जब वापस राइज हुआ, ऊपर गया, मिस्टर बी ने जो पैसे डाले थे उसको इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मिस्टर ए ने एसआईपी कंटिन्यू रखी थी, इसलिए मिस्टर बी की कंपैरिजन में उनको 17 लाख से भी ज्यादा पैसा मिला। दोनों ने एसआईपी साथ में ही शुरू की थी, लेकिन मिस्टर बी ने स्टॉप कर दी। इस वजह से वो ज्यादा पैसा क्रिएट नहीं कर पाए, जबकि मिस्टर ए ने 17.5 लाख से भी ज्यादा पैसा मिस्टर बी की कंपैरिजन में बनाया। इसलिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि अगर आप मार्केट के दोस्त रहते हैं उसके खराब समय में, तो मार्केट भी आपका दोस्त बन के रहेगा उसके अच्छे समय में। बी ए फ्रेंड ऑफ मार्केट व्हेन हिज टाइम इज बैड, he will be your best friend when the good time comes. Please understand, कभी भी ये बातों में मत आइए कि अभी मार्केट में एसआईपी शुरू करने का सही समय है और अभी समय खराब है। नो, एसआईपी शुरू करने का कोई भी सही समय नहीं होता है, हर समय सही होता है। धन्यवाद सर। गोल या जरूरत के अनुसार फंड चाहिए, वो ज़्यादा और जल्दी कैसे हो, जैसे कि रिटायरमेंट उम्र के हिसाब से होनी चाहिए या फंड के हिसाब से होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं 5 व्यक्तियों का एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ। ए बी सी डी एन ई, ये 5 लोग हैं। उन्होंने 10,000 की एसआईपी शुरू की जनवरी 2000 में, लेकिन 5 लोगों ने अलग अलग रुख अपनाया। क्या अपनाया? मार्केट में जब 2009 में क्राइसिस का समय आया, आपको याद होगा, रिसेशन का समय है ना, उस समय पे जो ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, उसने एसआईपी को रोक दिया और जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो निकाल दिया। मिस्टर बी ने एसआईपी को रोक दिया, लेकिन उसका जो कॉर्पस जमा हुआ था वो उधर ही छोड़ दिया, वो नहीं निकाला उस। मिस्टर सी ने एसआईपी को जैसे जा रही थी वैसे ही कंटिन्यू रहने दिया, ना ही पैसा निकाला ना ही एसआईपी स्टॉप किया। मिस्टर डी ने क्या किया? मिस्टर डी ने एसआईपी को इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? हर साल 10% से, यानी कि 10% से ज्यादा हर साल वो एसआईपी को बढ़ाते रहे। और मिस्टर ई जो है उसने क्या किया कि एसआईपी तो कर ही रहे थे,
और उसको तो बढ़ा ही रहे थे, लेकिन जब भी उसको मार्केट नीचे जाता था तब वो 1 लाख रुपया एडिशनल डाल देते थे, 1 लाख रुपया और एडिशनल वो टॉपअप करते थे। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूं कि पांचों के बीच में रिजल्ट का क्या डिफरेंस है। आप यहां पे देख सकते हैं दिसंबर 2022 आया, 2000 में शुरू की थी, 2022 आया। अब सोचिए जब मिस्टर ए जो है वो अमाउंट रिडीम करते हैं तो उसको खाली 18,70,000 रुपये मिले थे, 18,70,000। मिस्टर बी जिसने पैसा निकाला नहीं था लेकिन एसआईपी स्टॉप कर दी थी, उसका पैसा जो 10.7 लाख इन्वेस्टेड था वो बन गया था 1,18,00,000। मिस्टर सी जिसने एसआईपी कंटिन्यू रखी थी, उसने बंद नहीं की थी लेकिन उसने टॉपअप भी नहीं किया था, फिर भी उसको पैसा मिला 1,59,50,000, ऑलमोस्ट 1.6 करोड़। मिस्टर डी थोड़े स्मार्ट थे, इसलिए वो क्या करते थे, हर महीने हर साल हर महीने 10% की एसआईपी इंक्रीज करते थे। उनको मिला 4,05,00,000। और मिस्टर ई जो है वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, वो क्या कर रहे थे, मार्केट जब नीचे जाता था तब 1 लाख का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो उनको मिला 3,24,00,000। ये पांचों व्यक्तियों में से अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप कौन बनना चाहेंगे, ए, बी, सी, डी या ई, तो मैं श्योर हूं कि आपका जवाब होगा कि आप डी बनना चाहेंगे, क्योंकि 4,05,00,000 सबसे ज्यादा पैसा इसको मिला। तो दोस्तों बहुत सरल है, आप भी मिस्टर डी की तरह वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं करोड़ों में। बस खाली इतना ही करना है कि एसआईपी शुरू करना है आज, और एसआईपी शुरू करने के बाद उसको हर साल 10% से इंक्रीज कर, यानी कि एसआईपी को टॉपअप करना है। अगर आपने ये किया और लॉन्ग टर्म आप शांति से एसआईपी करते रहे, बिलीव मी आप करोड़पति बन सकते हैं। धन्यवाद मिस्टर मिलाप मदलानी सर, बहुत कुछ जानने मिला, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने उदाहरण सहित दी। अब एक गुरु मंत्र दीजिए कि इन्वेस्टर को अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द करने के लिए किस तरह से किस अनुशासन का पालन करते हुए इसको अचीव कर सकते हैं। और एसआईपी स्टेप अप एसआईपी आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट को बढ़ा देता है। जहां पे आपको पैसा लाखों में मिलने वाला है वो आपको करोड़ों में मिल सकता है। अगर आप कोई भी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इसको जरूर स्टेप अप किया कि आपको एसआईपी शुरू करने के बाद बीच में स्टॉप नहीं करनी है। मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव हो, आपको घबराना नहीं है और एसआईपी को कंटिन्यू करना है। और आखिरी चीज, जब भी आप एसआईपी करें तो उसको अपने फाइनेंशियल गोल के साथ जरूर अटैच करें। ऐसे ही एसआईपी शुरू ना करें, उसको फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करते हुए ही आगे बढ़े, ताकि वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर सके। मैं यहां पे अपना प्रेजेंटेशन जरूर समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आपके साथ एक जादू शेयर करने जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान इधर दीजिए और जो स्क्रीन के ऊपर जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, उसको देखिए। मैं आपको एक लाइव एसआईपी कैलकुलेटर दिखाने जा रहा हूं। यहां पर मैंने ऑनलाइन एक कैलकुलेटर ओपन किया है और मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि अगर आप एसआईपी करते हैं और एसआईपी आप बढ़ाते हैं तो आपको किस तरीके का फायदा हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको आपका जो ग्रोथ है वो इस कैलकुलेटर के द्वारा दिखाऊंगा। अब मान लीजिए कि कोई 5,000 की एसआईपी कर रहा है और उसको 12% रिटर्न्स अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो उसका एसआईपी करीब 11.62 लाख रुपीस उसको वेल्थ क्रिएट करके देगा। अब इसी 10 इयर्स को अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा समय दे दूं, यानी कि मैं इसको 15 साल कर दूं, तो 10 साल में 11 लाख रुपीस, 5 साल मैंने ज्यादा दिया 25 लाख रुपए। चलिए देखते हैं, और इसको 15 साल की जगह मैं 5 साल और दे देता हूं, 20 इयर्स दे देता हूं। ओ माय गॉड,
इट इज 50 lakhs। 10 साल पे जहां पे आप 11 लाख का कॉर्पस बना रहे थे 10 साल एसआईपी करने पे, वहां पे 10 साल आपने खाली और दिए। मैं वापस आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपको मैं बता दूं कि हम लोग इससे पहले 10 साल का अमाउंट देख रहे थे 11.62 lakhs। अगर वहीं पर आपने खाली 10 साल और दे दिए तो 50 लाख, यानी कि 5 टाइम्स आपने वेल्थ क्रिएट किया खाली ज्यादा समय देने पे। अब सोचिए कि यहां पे 12% रिटर्न मैंने दिखाया है। अगर आपकी एसआईपी अच्छी रही और आपको ये रिटर्न खाली 15% मिला, अगर आपको ऐसा फंड मिल गया कि जिसने 15% रिटर्न आपको जनरेट करके दिया, तो सोचिए आप 20 साल में 75 लाख, ऑलमोस्ट 76 लाख रुपीस खाली 5,000 की एसआईपी से बना रहे हैं। उतना ही नहीं, मैं आपको खाली ये बोलूं कि ये 20 साल की जगह अगर इसको मैं 30 साल कर दूं, ये देखिए यहां पे 30 साल, 20 साल पे आपको क्या अमाउंट मिल रही थी? 50 लाख। और आपने 30 साल इसको कंटिन्यू किया, 3.5 करोड़। दोस्तों याद रखिए कि 75 लाख और 3.5 करोड़ के बीच में कितना डिफरेंस है? 75 लाख और 3.5 करोड़ के बीच में डिफरेंस है ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ का। 3.25 करोड़ खाली 10 साल ज्यादा देने से आप क्रिएट कर सकते। एसआईपी का ये सबसे बड़ा मैजिक है। और अब सोचिए यहां पे थोड़ी देर के लिए कि अगर ये एसआईपी मैंने 10,000 की शुरू की होती तो 30 साल में वो मुझे 7 करोड़ रुपया जनरेट करके दे सकता है। अगर आज यहां वेबिनार के ऊपर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके पास अगर किसी के पास भी 30 साल का समय है अपने रिटायरमेंट के लिए, या किसी के पास 20 साल का समय है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आज ही आप अपना 10,000 का एसआईपी जरूर शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपका 10,000 का एसआईपी आपको 30 साल में, देखिए क्या डिफरेंस आ रहे हैं अमाउंट के, 7 करोड़ रुपया जनरेट करके। सो आई गेस आई हैव शेयर्ड अ वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन विथ यू टुडे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रेजेंटेशन में आपको मेरी तरफ से एसआईपी को लेकर जो जानकारी चाहिए थी वो अच्छे से मिली होगी। धन्यवाद मिस्टर मिलाप मदलानी सर जी, आपने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हमारे निवेशकों को काफ़ी अच्छा इससे आपकी इस वेबिनार से नॉलेज मिला है। आपका अनुभव हमारे लिए आगे भी काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट करते रहेगा। जिस तरह से आपने समझाया कि किस तरह से हमें कॉर्पस खड़ा करने के लिए कब एसआईपी करनी चाहिए, इसका हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आज ही हमें एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। भले ही छोटी ही हो, भले ही वो 500 रुपये से हम स्टार्ट करें या 1,000 रुपये से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे जाके उसको हम बढ़ाकर उस फंड को हम आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। हमारे गोल अचीव करने के लिए हमें कितना एसआईपी किस तरह से बढ़ाना चाहिए, इसका भी आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी है। मेरा सभी इन्वेस्टर्स से यही अनुरोध है कि ज्ञान जब भी मिले, जहाँ से भी मिले, उसे लेना चाहिए। हमारी जो कोई भी चीज़ की शुरुआत हम जब करते हैं तब हमें कुछ ना कुछ रोक मिलती है, जैसे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं फैमिली की तरफ से कि भाई ये नहीं करना चाहिए, इसमें रिस्क है, शेयर मार्केट है, कभी भी डाउन हो सकता है। म्यूचुअल फंड का तो ऐसा है कि शेयर मार्केट डाउन होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शेयर मार्केट जब डाउन होता है तो हमारी एनएवी कम होती है, तो हमें यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। जब वो यूनिट्स पे बाद में जब शेयर मार्केट अप होता है और एनएवी बढ़ती है तो उस यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हमें शेयर मार्केट के डर के हिसाब से नहीं, हमें हमारे गोल के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। भले शेयर मार्केट अप हो, डाउन हो, कुछ भी हो, हमें लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल सकता है। हम हमारे गोल को काफ़ी अच्छे से अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कॉर्पस 3 करोड़ का लिया है तो वो 3 करोड़ का कॉर्पस ऐसे नहीं है कि 25 साल की उम्र में 2000 से स्टार्ट किया तो 60 साल की उम्र में हमारा 3 करोड़ हो जाएगा। हो सकता है हमें बीच के टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले, जैसे 14 की जगह 16, 17, 18, 19, कभी कभी तो म्यूचुअल फंड ने 22 से 27 तक का भी रिटर्न दिया है। तो इस तरह से जब हमारा ग्रोथ होगा तो हो सकता है कि हम 60 नहीं 50 साल की उम्र में ही हम 3 करोड़ का फंड अचीव कर सकते हैं, या 10,000 की एसआईपी, क्योंकि हम 50 साल की 25 से 50 साल की उम्र में ही
हम रिटायरमेंट के लिए जो 15 करोड़ का हम टारगेट लेके चले तो वो भी हम अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि एसआईपी आज ही शुरू करें, अभी ही शुरू करें, भले छोटे से शुरू करें और उसको जल्द से जल्द बढ़ाकर अपने गोल को अचीव करने का जो हमारा कॉर्पस का जो हमारा फंड का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको किस तरह से टॉपअप करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। बीच बीच में हमें लमसम भी करना चाहिए ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमें 60 साल की उम्र में ही रिटायर होना है। हम अगर हमारा कॉर्पस 50 साल में कर सकते हैं, हम अगर हमारा कॉर्पस 40 साल में कर सकते हैं तो हम 40 साल में भी अपनी एक रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप काम करते रहो और पैसे जमा करते रहो, कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो बीच बीच में आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, आप पहले देश घूमिए, फिर आप वर्ल्ड टूर का भी प्लान कर सकते हैं। आपको कोई महंगी कार खरीदनी है, आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपके पास कॉर्पस रहेगा तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है, हमको कोई भी छोटी मोटी चीज़ की हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो हम सीधे लोन की तरफ भागते हैं। चलते चलते हमारा टीवी खराब हो गया तो हम सीधे लोन के लिए चले जाते हैं या क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, उसको लोन में ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम हमारे म्यूचुअल फंड से खड़ा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हमें एनजे से अगर हम जुड़ते हैं, जैसे मैं एनजे से जुड़ा हूँ, तो एनजे से हम जुड़ते हैं तो एनजे इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के उनके एयूएम मतलब आपका जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट आ जाता है, निवेश का जो अमाउंट आता है उसका 50% तक आपको वो लोन भी देते हैं ताकि आप आपका फंड को डिस्टर्ब किए बिना आपकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट जो भी हो उसे पूरा कर सको और ईएमआई के थ्रू उसको भर के ख़त्म कर सको। क्योंकि आपका निवेश जो है उसका लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य में अगर हम थोड़ा भी आगे पीछे करते हैं तो आपने देखा जैसे हम कहीं भी डिले करते हैं तो हमारा फंड कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो 30 साल में जो ग्रोथ होने वाला हो उसको 32 साल लग सकता है या 33 साल लग सकता है। तो हमें फंड को भी ध्यान में रखना है, हमें हमारी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना है, हमें हमारे उम्र के हिसाब से हमारे रिटायरमेंट को भी ध्यान में रखता है ताकि हम हमारे परिवार को भी और हम अपनी खुद की भी जीवन शैली को अच्छे से जी सकें। धन्यवाद।